हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर परिवर्तन सीरीज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससीबी बिहार बोर्ड 12 इंग्लिश के पोयम नंबर 6 को। और हमेशा की तरह मुझे आज फिर एक बार उम्मीद है कि आपने हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पीछे के 5 पोयम को जरूर पढ़ा होगा और ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाके आप बार बार काइंडली ग्रामर सीरीज को रिकॉल करते रहे, राइट। तो आज हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करने वाले हैं द सोल्जर पोयम नंबर 6 बीएससीबी 12 बाय रूपर्ट ब्रूक। ओके, अब पहले हम लोग इस कविता से जुड़े उन पहलुओं को, उन चीजों को समझते हैं जिसे आप हमेशा ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बाकी जो टीचर है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, जो आते हैं लाइन एक पढ़ते हैं, हिंदी समझाते हैं और वो ये खुश हो जाते हैं सोच के कि मैंने अपना खूब पढ़ा दिया है बच्चों को। लेकिन भैया, सिर्फ लाइन को पढ़ लेना ये बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है। आप इससे जुड़े हुए तमाम उन चीजों को समझिए, सीखिए, जहां से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं और मैं आपको सारी चीजें, सारे डाउट क्लियर करूंगा। लास्ट में पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगा। काइंडली वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो कविता का हमारे भैया शीर्षक है द सोल्जर, मतलब सैनिक, जवान, सिपाही। ये इसके बहुत सारे नाम हैं। रूपर्ट ब्रूक की ये लिखी हुई कविता है। पहले हम लोग समझते हैं व्हाट टाइप ऑफ पोयम इज दिस। तो अगर हम लोग टाइप की बात करें तो भैया ये है हमारा सोनेट। सोनेट का क्या मतलब होता है? अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड ए सोनेट। और ये जो सोनेट है वो कोई आम सोनेट नहीं है, ये पेट्रार्कन सोनेट है। कौन सा सोनेट है? पेट्रार्कन सोनेट है। व्हाट इज पेट्रार्कन सोनेट नाउ? पेट्रार्कन सोनेट का मतलब होता है एक ऐसा सोनेट, देखिए 14 लाइन की कविता है तो वो तो सोनेट है, ठीक है। अब इसको हम लोग या तो पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं या हम लोग इसको कुछ हद तक इटालियन सोनेट भी कहते हैं। इसके दोनों ही नाम है। ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछे तो आप दोनों में से जो दिया होगा आप उसको टिक कर लेंगे। दोनों ही एक साथ नहीं देगा, या तो पेट्रार्कन देगा या फिर इटालियन देगा। तो अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। अब इसको मैंने पेट्रार्कन सोनेट क्यों कहा? ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट देखिए किसको कहते हैं। एक ऐसी कविता जिसमें पहला जो हो वो 8 लाइन्स हो, पहला जो स्टैंजा हो वो 8 लाइन का हो, फिर गैप हो और उसके बाद 6 लाइन्स हो, तो 8 6 14 हो जाते हैं। आप अपने इस कविता को, चूंकि देखिए पीपीटी बनाते दौरान जो हमारे टाइप करने वाले होते हैं, जो पीपीटी मेकर होते हैं, वो अपने सुविधा के हिसाब से लाइन्स को सजाते हैं। हम चूंकि फॉन्ट को बड़ा करते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझा सके, बट आप अपने बुक को अगर ओपन करके देखेंगे तो आप उसमें ये पाएंगे कि जो पोयम है वो 8 और 6 दो स्टेंजाज में बटी हुई है। पहला जो स्टेंजा है वो 8 लाइन का है और जो दूसरा स्टेंजा है वो 6 लाइन का है। और इस तरीका से जब 14 लाइन का डिवीजन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट। क्लियर? 14 लाइन की कविता सोनेट हो गई। अब वो अगर दो स्टेंजा में है वो 14 लाइन, पहले स्टेंजा में 8 लाइन है और नीचे दूसरे स्टेंजा में 6 लाइन है। 8 और 6 14 लाइन हो गया। दैट इज कॉल्ड पेट्रार्कन सोनेट और इटालियन सोनेट। ओके, सो दिस इज अ सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट। एंड नाउ द टोन ऑफ दिस पोएम इज, द टोन ऑफ दिस पोएम इज पैट्रियोटिक। पैट्रियोटिक का क्या मतलब होता है भैया? देशभक्ति। देशभक्ति मतलब देश के प्रति जो भक्ति होती है, कंट्री फर्स्ट की जो सोच होती है, उसको हम लोग पैट्रियोटिक कहते हैं। तो टोन इसका पैट्रियोटिक है। टाइप जो है वो इटालियन सोनेट है, या आप इसको पेट्रार्कन सोनेट भी कह सकते हैं। तो देखिए, आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू टीच यू एवरीथिंग यू नीड टू एट आवर बीडब्ल्यूएस बिहार वाले सर जी प्लेटफॉर्म। एंड आई राइट? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो प्लीज लाइक कर दो, बाकी लोगों को शेयर कर दो। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम अपना बेस्ट देते रहेंगे और लगातार देते रहेंगे जब तक आपके रिजल्ट बेहतर से बेहतर नहीं आ जाते हैं। तो आइए हम लोग कविता को शुरू करते हैं। देखिए, एक सोल्जर का, एक सैनिक का, एक सिपाही की क्या सोच होती है देश के प्रति, वो यहां पे चीजों को समझा रहे हैं। देखिए, आप यहां पे इंग्लैंड का झंडा देख रहे हो। बात यह नहीं है कि एक इंग्लैंड का सैनिक ये कह रहा है। यहां समझने की चीज है, चूंकि देखो वो इंग्लैंड का सैनिक है रूपर्ट ब्रूक, तो वो इंग्लैंड को प्रेज कर रहे हैं। भारत का जो सैनिक है वो भारत को प्रेज कर रहा है। जो रशिया का सैनिक होगा वो रशिया को प्रेज कर रहा होगा। सो हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ थिंकिंग ऑफ अ सोल्जर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। हम एक पर्टिकुलर कंट्री के सैनिक के सोच को एक्सप्लेन करने नहीं बैठे हैं। We are here talking about the thinking, the mindset of a soldier towards his or her country. चूंकि दोनों, अब स्त्री पुरुष दोनों ही सेना में है,
तो एक सैनिक अपने देश के बारे में क्या सोचता है, कैसी भावना उसकी होती है, हम लोग को इस कविता में वो पढ़ना है। भूल जाओ कि ये इंग्लैंड का है, क्योंकि वो इंग्लिश है तो वो इंग्लैंड के बारे में लिख रहे हैं। अगर कोई भारतीय सैनिक होता तो भारत के बारे में लिख रहा होता। इस चीज को पहले समझा देना जरूरी था, वरना आप ये सोचने लगते कि भैया कि इंग्लैंड के जो सैनिक होते हैं बड़े देशभक्त होते हैं, जो भारत वाले होते हैं वो उतने देशभक्त नहीं होते, राइट। तो देखिए यहां पे आई का यूज किसके लिए हुआ है, Here I is used for रूपर्ट ब्रुक। ओके, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे होते हैं, 2-3 लाइन आपको दे देगा और उसमें से पहला सवाल यही दाग देगा आपसे कि आई किसके लिए यूज हुआ है। तो आई का यूज हुआ है भैया रूपर्ट ब्रुक के लिए, क्योंकि कविता के राइटर वही है, ठीक है। तो देखिए ये कहते क्या है, ये वॉर पर गया है एक सैनिक, ठीक है, ये लड़ाई के दौरान वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान की लिखी हुई बात है। तो वर्ल्ड वॉर में ये सैनिक गया हुआ है, ठीक है, और ये एलायंस फोर्सेस के तरफ से है, चूंकि इंग्लैंड वगैरह एलायंस फोर्सेस में थे, एक्सिस फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो आप छोड़ दीजिए उन सारे कॉन्सेप्ट को, हिस्ट्री में हम लोग बहुत नहीं घुसते हैं, हम लोग इंग्लिश में ही रहते हैं, लिटरेचर में रहते हैं। आप समझिए कि एक सैनिक गया है लड़ाई पर, युद्ध में वो गया है, और वो सोचता क्या है, उसका क्या माइंडसेट है, उसको समझना। देखिए ये कहते हैं, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मरूं तो मैं मरने के बारे में नहीं सोचता, मैं सिर्फ यह सोचता हूं दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। देखिए अगर मैं मरूं तो मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि दुनिया के किसी और देश के कोने में ना मरूं, मैं फॉरेन फील्ड में ना मरूं, मैं दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। और अगर मैं दुनिया के किसी और देश के भी कोने में मरूंगा तो मरते मरते मैं उस कोने को इंग्लैंड बना के मर जाऊंगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि अगर मान लीजिए कि भैया आप भारत के सैनिक हैं और कह रहा है कि देखो मैं भारतीय सैनिक हूं, मैं अगर पाकिस्तान में भी मरा तो मरते मरते उसको हिंदुस्तान बना के मर जाऊंगा, ऐसा कैसे होगा। मान लो मरने से पहले अगर वो कहे भारत माता की जय, जय हिंद, तो वो पाकिस्तान में भी खड़ा होकर अगर उसने नारा दिया तो मरते मरते उस एरिया को तो हिंदुस्तान बना के गया ना। ऐसे सैनिक के जज्बे को सलाम है भाई। ये कहता है कि देखो मैं सिर्फ इतना सोचता हूं कि किसी और कोने में ना मरूं, और अगर मैं मरा तो मैं उस कोने को भी इंग्लैंड बना के ही मरूंगा। देयर शॉल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कॉन्सिल्ड। जब मेरी शरीर, जब मेरा बॉडी, डेड बॉडी मेरे इंग्लैंड के मिट्टी से मिलेगा तो इंग्लैंड की जो मिट्टी है वो मेरे लिए संपत्ति से कम नहीं है। ये सैनिक का सोच है उसके देश के प्रति कि इंग्लैंड की जो मिट्टी है वो रिचर डस्ट है, वो मेरे लिए संपत्ति से कम नहीं है। ये डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, ठीक है, ये आपके लिए मिट्टी का कण हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मिट्टी का कण नहीं है, ये वो मिट्टी का कण है जिस कण कण से मिलके मेरा इंग्लैंड सजा है, मेरा इंग्लैंड बना है, मेरा देश बना है। कहने का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन में, मुझे कवि का नाम याद नहीं है, एक 2-4 लाइन सुनाए थे, मुझे 2-4 लाइनें वो याद हैं। उन्होंने कहा क्या था कि भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, भारत किसी देश का नाम नहीं है, भारत एक जीता जागता युग पुरुष है, यहाँ की नदी नदी गंगा और कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस वतन के लिए। इस लाइन को आप देखिए, यहाँ की नदी नदी गंगा और कंकड़ कंकड़ शंकर है। कहने का मतलब कि इंडिया, भारत की जो मिट्टी है वो आपको मिट्टी लग सकती है, लेकिन मेरे लिए वो मिट्टी नहीं है, वो मेरे लिए माँ है, ये भारत माता की मिट्टी है। तो मेरे लिए उसके प्रति सम्मान है, क्योंकि वो इंग्लैंड का सिपाही है तो इंग्लैंड के मिट्टी के बारे में सम्मान करता है। वो कहता है कि ये जो मिट्टी का कण है ये सिर्फ मिट्टी का कण नहीं है, ये वो कण है जिस कण कण के भीतर इंग्लैंड समाया है और कण कण से मिलकर इंग्लैंड का निर्माण हुआ है। ठीक है, इस देश ने मुझे दिया क्या है सो देखो, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड इज ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। मैंने यहां के फूलों से प्यार करना सीखा है, मैंने यहां के गलियों में चलना टहलना घूमना सीखा है। ये इंग्लैंड का शरीर है और मरने से पहले इंग्लैंड की हवा में आखिरी बार सांस लेना चाहता है, राइट। आगे वो कहता है, वास्ड बाय द रिवर ब्लेस्ड बाय द सन्स ऑफ होम, हे ईश्वर जिस नदी के पानी में मुझे आखिरी बार नहलाया जाए वो नदी मेरे अपने देश इंग्लैंड की हो, और जहां की सूरज की रोशनी में मैं अपनी आंखों को बंद करूं वो सूरज मेरे अपने मुल्क, मेरे अपने वतन, मेरे इंग्लैंड का हो। ये उस राइटर की सोच है, भारत का सैनिक, भारत की हवा, भारत की मिट्टी, गंगा नदी, बनारस का घाट, भारत के सूरज, इसी की कल्पना कर रहा होगा, ठीक है। और अब देखेंगे यहां पे उनका सडन चेंज होता है, उनका जो मूड है पोएट का वो चेंज होता है। देखिए यहां तक तो मरने मारने की बात हो गई,
इसके आगे वो कहते हैं कि एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे। एविल का मतलब यहां पे बुराई है, बुराई, सारे बुरे ख्याल। और मरने से पहले एंड थिंक दिस हार्ट, इस दिल में सोचता हूं, ऑल एविल शेड अवे ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, यहां से इस साल निश्चित रूप से क्वेश्चन उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, मैं मरने से पहले इस दिल से सारे बुराई को, सारे बुरे ख्याल को माफ करता हूं। इन लोगों के बारे में, क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में एक चीज अच्छी है कि जब इनके देवता को, इनके ईश्वर को, जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया जा रहा था रोमन लोगों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा, तो जीसस के लास्ट पता है सेंटेंस क्या थे? उनके लास्ट वर्ड्स थे कि हे ईश्वर, इन मूर्खों को क्षमा करो, माफ करो, ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जब आप बुरी भावना लेकर, नफरत, क्रोध, जलन की भावना या बदला की प्रवृत्ति लेके जब आप मरेंगे, तो आपकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। राइटर कहता है कि देखो, मैं सैनिक हूं, तुम भी सैनिक हो, या तो मैं तुम्हें मार देता या फिर तुम मुझे मार देते, हम दोनों अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो मरने से पहले मैं तुम सबको माफ करता हूं। मैं अपने दिल में कोई बुराई, कोई मलिनता लेके मरना नहीं चाहता। मैं इटर्निटी में जाना चाहता हूं, मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, जहां भीतर कोई जलन की भावना ना हो। ये कवि की अपनी फीलिंग है, राइटर दर्शाते हैं। देखिए, ये कहते हैं एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे। ठीक है, मैं इस दिल से सारे बुराई, बुरे ख्याल को निकालना चाहता हूं। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। मैं मरने से पहले सारे बुरे ख्यालों को निकालना चाहता हूं और सिर्फ उन थॉट्स को याद रखना चाहता हूं जो मुझे मेरे इंग्लैंड ने दिया है। क्या क्या दिया है? हर साइट्स एंड साउंड, इंग्लैंड के वो दृश्य, इंग्लैंड की वो मनोहर, वो घुंघरू जैसी वो सुरीली आवाजें, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, इंग्लैंड के दिन, इंग्लैंड की वो खूबसूरत रातें, इंग्लैंड में बसी हुई वो खूबसूरत यादें, एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। ठीक है, लाफ्टर, वो हंसी, वो मजाक, वो दोस्ती, वो अपनापन, वो विनम्रता जो इंग्लैंड ने मुझे दी है, मैं उस सबको महसूस करता हुआ मरना चाहता हूं। ठीक है, जब मैं ऐसे मरूंगा, सब, सपोज करिए सबको मैंने माफ कर दिया, जाओ सबको माफ किए, ठीक है, और मरते समय अपने दोस्तों को याद कर रहा हूं, मुल्क को याद कर रहा हूं, अपने वतन को याद कर रहा हूं। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक लाइन कहा है, याद रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत काले च मामैव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। ठीक है, यानी अंत काल में जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर को त्यागता है, वो मेरा ही एक अंश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, उसी से इस लाइन को चोरी किया गया है। ये कहता है कि देखो, मैं अपने सुंदर जेंटलनेस को याद करता हुआ मर जाना चाहता हूं। ठीक है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर इंग्लिश हेवन, इस दिल में शांति रखकर, इस दिल में सुकून रखकर इंग्लैंड के उस स्वर्ग में मैं समा जाना चाहता हूं, जहां मेरे सारे अपने लोग रहते हैं। राइट, तो ये हमारी कविता है। अब इस कविता में हम लोग देखेंगे डिवाइसेस को, कि कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुए हैं। थोड़ा सा यहां पे सिंसियर हो जाएंगे, अब देखेंगे। पहला डिवाइस हमें मिलता है भैया एलिटरेशन। एलिटरेशन मींस द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड कॉन्सेक्वेंटली। जैसे फॉरेन फील्ड, फ, हमें यहां रिपीट मिला, हमने यहां पे अलिटरेशन पाया। मेटाफर, मेटाफर का मतलब क्या होता है? बिना लाइक एज सच सो लगाए जब आप दो अलग अलग चीजों को कंपेयर करते हैं, वी फाइंड मेटाफर देयर। जैसे रिचर डस्ट। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन, पिछले क्लासेज में मैंने बताया था, जब एक नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग की तरह पेश करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीइंग पर्सोनिफाइड। सो इंग्लैंड इज बोर शेप्ड मेड अवेयर। ठीक है, इंग्लैंड ऑब्वियसली एक नॉन लिविंग चीज है, क्योंकि वो देश है, इंग्लैंड बना है, इंग्लैंड बसा है, इंग्लैंड समाया है, तो ये पर्सोनिफाई कर रहा है, पर्सोनिफिकेशन है। सिंबॉलिज्म, व्हाट इज सिंबॉलिज्म? जब जब आ रहा है, आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं आपको समझाता हर बार हूं, भले ही मैंने बता भी दिया हो, लेकिन चूंकि हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे हो, तो आपको कैसे पता कि पिछले क्लासेज में मैंने बताया है। देखिए, सिंबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? जब एक ऑब्जेक्ट एक चीज के रास्ते से, माध्यम से, जब राइटर किसी और चीज को भी समझाना चाहता है, तो दैट इज कॉल्ड बीइंग सिंबलाइज्ड। ठीक है, जैसे डस्ट मतलब ह्यूमन बॉडी, ये इंसान का जो शरीर है वो डस्ट से कंपेयर करते हैं, सिंबलाइज करते हैं कि ये भंगूर है, मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। ये हमारा सिंबॉलिज्म है। इंग्लैंड मतलब होमलैंड। देखिए, इंग्लैंड, चूंकि मैंने स्टार्टिंग बताया कि वो इंग्लिश
है तो वो इंग्लैंड की बात कर रहा है। यह इंग्लैंड एक सिंबोलिज्म है सैनिक के, किसी भी सोल्जर के होमलैंड के लिए। फॉरेन फील्ड का मतलब यहाँ पे बैटल फील्ड आप समझ सकते हैं, कोई भी युद्ध का क्षेत्र उसको बैटल फील्ड कहते हैं। टाइप क्या है इस कविता की भैया? तो ये है पेट्रार्कल सोनेट, क्योंकि 14 लाइन की जो कविता होती है वो होती है सोनेट, और 8 और 6 के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पेट्रार्कल सोनेट। ओके, सो आई होप एवरीथिंग वाज एज क्रिस्टल क्लियर एज ऑल द अर्लियर चैप्टर्स, राइट? Thank you so much. See you in the next video in poem number 5, and stay tuned and keep sharing, keep giving your love to us. Thank you so much.